नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे जग मिशन से। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की जग परियोजना को वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। आप लोगों का उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की जागा परियोजना या जग मिशन को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। अगर जागा मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 में उड़ीसा सरकार ने की थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा भूमि पट्टा सुरक्षा और स्लम उन्नयन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए उड़ीसा सरकार उड़ीसा के सभी स्लम एरियाज के उन्नयन के लिए कार्य कर रही है और उड़ीसा की सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2023 के अंत तक उड़ीसा झुग्गी मुक्त राज्य बन जाए। इसके साथ ही ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य हो जाएगा। अभी तक उड़ीसा के 8 शहर झुग्गी मुक्त किए जा चुके हैं। अगर वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार की बात करें तो वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार यूएन हैबिटेट के द्वारा दिया जाता है। यूएन हैबिटेट एक मंच है जिसमें संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड हैबिटेट नाम की एक एनजीओ है, दोनों ने मिलकर एक संयुक्त मंच तैयार किया है और इसी मंच के द्वारा वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हैबिटेट का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में अवस्थित है और इस मंच की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड हैबिटेट के द्वारा की गई थी। वर्ल्ड हैबिटेट की अगर बात करें तो ये एक एनजीओ है जो कि लंदन में इसका मुख्यालय है और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इसने ये पहल की है और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया के आवासों का अच्छे तरह से विकास करना और झुग्गी झोपड़ियों का उन्नयन कर विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये बात हो गई यूएन हैबिटेट के बारे में। तो यहीं पर ही हम उड़ीसा के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। लोकसभा की अगर सीटों की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या तो आपको 10 और 21 याद रखना है। 10 राज्यसभा में, 21 लोकसभा में। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिए कि पश्चिम बंगाल इसके उत्तर पूर्व में अवस्थित है, उत्तर में झारखंड अवस्थित है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ अवस्थित है और दक्षिण में आंध्र प्रदेश के साथ ये सीमा अपनी साझा करता है। और इसके पूरब में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है और उड़ीसा से लगे समुद्री तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उत्कल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्कल, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्कल तट, जो तट उड़ीसा के सीमा पर अवस्थित है, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी की सीमा पर, उसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। इसी के नाम से उत्कल दिवस मनाया जाता है जो कि उड़ीसा का स्थापना दिवस है। उत्कल महोत्सव भी मनाया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में ही एक स्थान है औली। औली में एक स्तूप है जिसे शांति स्तूप कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस स्तूप का निर्माण जापान के द्वारा किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और औली में ही अशोक का एक शिलालेख भी अवस्थित है। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि औली वही स्थान है जहाँ पर कभी अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और इतने मारकाट इस युद्ध में हुआ था कि उसका मन युद्ध के प्रति उदासीन हो गया था। तो आप औली से संबंधित ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। एक, यहाँ पे शांति स्तूप अवस्थित है और दूसरा, यहाँ पर अशोक का एक शिलालेख अवस्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं उस केस में आप ये भी याद रखिएगा कि इस योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है या किस जगह से हुई है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात मध्य प्रदेश की हुई है तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। और आज हम यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि इसके बीचों बीच में, लगभग बीचों बीच में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जो गुजरात से शुरू होती हैं, फिर मध्य प्रदेश में आती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी विंध्याचल की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं और यही विंध्याचल की पहाड़ियाँ बिहार तक जाती हैं, जिन्हें बिहार में कैमूर की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। एक पर्वत श्रृंखला ये हो गई जिसे आपको याद रखना है। दूसरी पर्वत श्रृंखला यहाँ की है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इसके दक्षिण में अवस्थित हैं और ये भी गुजरात से ही शुरू होती हैं। गुजरात से शुरू होती हैं और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर का निर्माण करती हैं। उसके साथ ये छत्तीसगढ़ में आके ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको ये 2 पहाड़ियाँ
मध्य प्रदेश से याद रखनी है, 2 रेंज याद रखने हैं। इस मैप में भी आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर ये विंध्याचल की पहाड़ी है और ये नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। एक खास बात और याद रखिए, इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच से ऐसे बहती है और खंभात की खाड़ी में आके अपने जल को प्रवाहित कर देती है। और सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी बहती है यहाँ से, उसका नाम है तापी। वो भी आके खंभात की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। इसी तापी नदी के किनारे यहाँ पर सूरत बसा हुआ है। ये फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, आपको याद रखना है। इसके लिए आपको एक कोड याद रखना है, विनाश, VINAS, विनाश। VI से हो जाएगा विंध्याचल, NA से हो जाएगा नर्मदा और S से हो जाएगा सतपुड़ा। ये इसी क्रम में है। सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और फिर उसके बाद यहीं पे आप लिख दीजिए T। तो आपका ये हो जाएगा विनस्ट, VINAST, विनस्ट। टी से हो जाएगी तापी नदी। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी नदी का। ये आप याद रखिएगा। ये इंग्लिश में स्पेलिंग है VINST, VINAST, विनस्ट। VI से विंध्याचल, NA से नर्मदा, S से सतपुड़ा और T से तापी। ये यहाँ के पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ पे भी आप फिर से देख सकते हैं। ये विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और उसके बाद ये किनारे से तापी नदी जो कि बैतूल के पठार से निकलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे मध्य प्रदेश से संबंधित। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की हम बात करें उससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी ले लेते हैं, फिर बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले ये जानिए कि संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। विश्व में कहीं भी अगर शांति और सुरक्षा की जरूरत होती है तो इसी सुरक्षा परिषद के द्वारा निर्णय लिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग हैं, उन 6 प्रमुख अंगों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 6 महत्वपूर्ण अंग, एक है आपका महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद। ये आप ध्यान रखिएगा। सुरक्षा परिषद में अगर सदस्य की बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 5 अस्थायी सदस्य को आप आबरू चीफ से याद रख सकते हैं। आबरू चीफ, आबरू चीफ। यहाँ पे आ से हो जाएगा अमेरिका, बा से हो जाएगा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, रू से हो जाएगा रूस, ची से हो जाएगा चीन और फा से हो जाएगा फ्रांस। तो ये 5 देश हैं। इन 15 देशों में से जो अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, और जो 10 सदस्य हैं वो 10 सदस्य 2-2 साल के लिए निर्वाचित होते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स हमारा यहीं से संबंधित है। तो अभी हाल ही में सुरक्षा परिषद में 5 नए देशों को निर्वाचित किया गया है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इन 5 देशों में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड हैं। इन 5 देशों को आप याद रखिएगा जो कि निर्वाचित हुए हैं और इनका निर्वाचन 5 देशों के स्थान पे हुआ है जिनमें भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे हैं। भारत का सुरक्षा परिषद का जो कार्यकाल था 2 सालों का, वो 31 दिसंबर को खत्म हुआ है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इन्हीं 5 देशों के स्थान पर 5 नए देश आए हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसमें से आपको इस करंट अफेयर से क्या याद रखना, ये 2 देशों का नाम जरूर याद रखिए आप, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। क्योंकि अभी तक संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ये 2 देश पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित किए गए हैं। तो आपको मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ये 2 देश याद रखने हैं। और उसके साथ साथ ये याद रखना है कि सुरक्षा परिषद है क्या। ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है और इसमें 15 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं 2 सालों के लिए और 5 सदस्य जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। उन्हें आप आबरू चीफ के नाम से याद रख सकते हैं। और उसके बाद भारत अभी 2 साल का इसका कार्यकाल पूरा हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं निजात अभियान के बारे में। निजात अभियान के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ का अभियान है और छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नशा, ड्रग्स और नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा निजात अभियान के बारे में। और ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस के द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुलिसिंग अभियान के रूप में चयनित किया गया है। तो आपको निजात अभियान से केवल इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ये किस राज्य का अभियान है और ये चर्चा में क्यों है। बात छत्तीसगढ़ की हुई है
तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, आपको ये याद रखना है। और ये भारत का 26वां राज्य है, भारत का 26वां राज्य है। राजधानी इसकी रायपुर में है, सबसे बड़ा शहर भी रायपुर में है। यहीं पर ही चित्रकोट जलप्रपात अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंद्रवती नदी पर अवस्थित है। ये जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण का हिस्सा है इसे बस्तर कहा जाता है। यहीं पर एक नदी बहती है इंद्रवती, उसी इंद्रवती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात अवस्थित है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक गायन परंपरा है जिसे कहते हैं पांडवानी। ये आप याद रखिएगा कि पांडवानी का संबंध किस राज्य से है, तो आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और तीजन बाई का नाम याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तीजन बाई का संबंध लोक गायन की किस परंपरा से है, तो आपका उत्तर होता है पांडवानी। पांडवानी जैसा नाम से दिख रहा है, इसमें पांडव वाणी यानी पांडव की वाणी, तो महाभारत की कथा और कहानियों का इसमें गायन किया जाता है पांडवानी में। और उसकी जो सर्वप्रसिद्ध गायिका हैं वो हैं तीजन बाई। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं विश्व ब्रेल दिवस की। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, इसीलिए 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेल लिपि क्या है। तो ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसके द्वारा जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उन्हें पढ़ने और लिखने में सहूलियत होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो पेपर होता है या जो ये लिपि होती है, ये कुछ उभरी सी लिखावट होती है जिस पर हाथों के स्पर्श के द्वारा दृष्टिहीन लोग आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो इस लिपि का जो विकास किया गया था वो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था और इनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था। इसीलिए इन्हीं की जन्म को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।